morning everyone. Sorry, good afternoon everyone. कैसे हैं आप सब? क्लासेस कैसी चल रही हैं? मजा आ रहा है पढ़ने में? The name of the favorite act is the Negotiable Instrument Act 1881, right? I hope आप सभी रिवाइज करके आए होंगे। चाहे वर्चुअल के स्टूडेंट हो, चाहे ऑनलाइन के स्टूडेंट हो, आपको रिवीजन मस्ट है। लास्ट क्लास की रिवीजन, जब भी नेक्स्ट क्लास में आएंगे रिवीजन जरूरी है। और आपके लिए एक अंतरिम सूचना, इंटरिम इंफॉर्मेशन, कि इस नेगोशिएबल में अगर आपको छुट्टी लेनी पड़ जाती है, क्लास ऑफ करनी पड़ जाती है, तो ये जिम्मेदारी आपकी है कि आप वो कवर कैसे करके आएंगे नेक्स्ट क्लास में। वरना मेरी तरफ से ये है मैसेज कि नेक्स्ट क्लास में समझ नहीं आएगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं? चीजें इंटरलिंक्ड है। अगर आप एक भी दिन क्लास मिस करते हैं तो ये आपकी जिम्मेदारी है, चाहे बैकअप के थ्रू कवर करो, चाहे दोस्तों के थ्रू कवर करो, चाहे कवर करो कैसे। और माई बेस्ट सजेशन इज, जो क्लास में इतनी दोस्तियां निभाते हो तो दोस्त किस काम आएंगे? अलबाद करने के काम आएंगे, पढ़ाने के काम आएंगे? नहीं सर, अलबाद करने के काम आते हैं ना बेटे। पढ़ने के लिए यही तो बेस्ट टाइम है जब आप अपने दोस्तों का यूटिलाइजेशन कर सकते हो, पूछ सकते हो, भाई बता, समझा, 15-20 मिनट आधा घंटा लगा, बता। उसकी भी रिवीजन, 2 बेनिफिट, उसको भी रिवाइज हो जाएगा आपको समझाते हुए, और आपका भी काम चल जाएगा। नेक्स्ट क्लास में आपको दिक्कत नहीं होगी। एटलीस्ट कुछ तो आप जीरो तो नहीं होंगे, 0% पे तो नहीं होंगे। एटलीस्ट 20, 25, 30, 40, 60, 70, 80 कहीं तो पहुंच गए होंगे। हाँ या ना? आइए करें शुरुआत। बेटे आप लोग रिवाइज करके आए हैं? चलिए फिर शुरुआत करते हैं। सबसे पहले, हु इज गोइंग टू आंसर मी द मीनिंग ऑफ वर्ड नेगोशिएबल? हु इज गोइंग टू आंसर? मैडम। Which can be negotiated. विच कैन बी नेगोशिएटेड, जिसे नेगोशिएट किया जा सके। नेगोशिएट किया जा सके। सर आप आए थे? अच्छा, आप तो आए नहीं थे सर। कैप वाले सर। हाँ जी। जिसके बेस पे नेगोशिएट किया जा सके। जिसके बेस पे नेगोशिएट किया जा सके। हाँ या ना? yes, जी मैडम, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट हियर? हाँ जी मैडम, आप। हाँ जी रिपीट करना। व्हाट डू यू मीन बाय द इंस्ट्रूमेंट? व्हाट कैन यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड इंस्ट्रूमेंट? इंस्ट्रूमेंट से आप क्या समझते हैं? कल मैंने बताया था मतलब। बेटे नोटबुक बंद करने के लिए बोला हुआ है। हाँ, जो आया था चाहे नहीं आया था, नोटबुक बंद का मतलब बंद होता है। हाँ जी। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं बोल रहा, कहने का मतलब है इंस्ट्रूमेंट का मतलब है क्या? पड़ोसन। इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है कि सर जैसे मान लो सर अपने कोई गुड्स परचेज किया, उसके बदले में जैसे। हाँ पीयूष, इंस्ट्रूमेंट क्या होता है भाई? लीगल पेपर। इंस्ट्रूमेंट मतलब कोई डॉक्यूमेंट, कोई लीगल पेपर। हाँ या ना? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट? कोई चीज हमने परचेज की है तो उसके बदले में हमने लीगल नोटिस दिया है। तो लीगल नोटिस इज द रॉन्ग वर्ड। लीगल पेपर दिया है। लीगल पेपर दिया है। हाँ, तो वही नेगोशिएबल, वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है। हाँ जी मैडम। हाँ जी। Negotiable instrument is an instrument which is freely transferable from one person to another person or delivery or by endorsement and or delivery. कहने का मतलब है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज अ इंस्ट्रूमेंट which can be freely transferable from one person to another person by 2 modes. The very first is the delivery, second is endorsement and delivery. Word का मतलब मैंने नहीं बताया है। डिलीवरी का मतलब आप समझते हैं कि सामने वाले को डिलीवर कर देना। हाँ या ना? अच्छा, व्हाट इज द पर्पस कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट लेके क्यों आए थे? 2 ही चीजें थी कि एक तो
एक तो सेफ्टी का कंसर्न था, एक बल्कीनेस का कंसर्न था, और ये जो चीजें चल रही हैं वो कागज के टुकड़े जो चल रहे हैं उन्हें रेगुलेट करने की आवश्यकता थी, रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने की आवश्यकता थी। इस वजह से नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को इनेक्ट किया गया इन 1881 और ये एप्लीकेबल हो गया था 1882 से इन द मंथ ऑफ मार्च। 1 मार्च 1882 से एप्लीकेबल हो गया था। 1881 इज द पासिंग ईयर जिससे इनेक्टमेंट किया गया था, राइट। देन उसके बाद हमारे यहाँ देर आर 3 टाइप्स ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। द वेरी फर्स्ट इज प्रोमिसरी नोट, सेकंड इज, थर्ड इज चेक, राइट। मैंने बीच में कुछ और तो नहीं बताया ना? अच्छा फीचर्स, हाँ फीचर्स है कि मैं भी कह रहा हूं कुछ रिवाइज करना रह गया है। हाँ जी सर, मिस्टर, हाँ जी, व्हाट इज द फीचर? पहला फीचर, एक ही फीचर बताना है सबसे पहला, फ्रीली ट्रांसफरेबल। इज दैट करेक्ट? समझ आ रहा है? सेकंड फीचर, हाँ जी, रिटन डॉक्यूमेंट, इट मस्ट मीन राइटिंग, ये लिखित में होना चाहिए। थर्ड, नहीं आगे वाली मैडम, हाँ, साइंड, इट मस्ट बी साइंड। कैसी बात थी? पक्की बात है? फोर्थ, मनी ओनली, मतलब सिर्फ पैसों की बात करेगा। मतलब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज मनी माइंडेड पर्सन, वो क्या कहेगा? कहेगा कि सिर्फ पैसे ही पैसे की बात करूंगा, अदरवाइज कोई बात नहीं करूंगा। क्या 4 फीचर हो चुके ना? फिफ्थ, हाँ जी मैडम, सॉरी, डिलीवरी की, ये पास ऑन होता है डिलीवरी पे, ट्रांसफर होगा डिलीवरी पे। 6th, जी सर, हाँ आप ही सर, प्रॉमिस या फिर ऑर्डर टू पे, कि या तो इसमें प्रॉमिस होगा या कोई ऑर्डर दिया होगा जिससे पे करने की बातचीत आएगी, हाँ या ना? इनमें कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी, क्लैरिटी है सबको? देन चलते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय दी प्रॉमिसरी नोट? हु इज गोइंग टू एक्सप्लेन? रेज योर हैंड्स। मैं तो देखना चाहता हूं कौन कौन किस किस को याद आ रहा है। हाँ जी सर, ब्लैक टी शर्ट, तीनों ब्लैक टी शर्ट पहने बैठे हैं, द पर्सन इन द मिडल। ऐसा मतलब इंस्ट्रूमेंट जिसमें प्रॉमिस किया होता है और अनकंडीशनल अंडरटेकिंग लेता है वो। ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो प्रॉमिस किया होता है, जो अनकंडीशनल अंडरटेकिंग होता है। ओके, साथ वाला पड़ोसी, हाँ सेम, दोनों खड़े हो जाओ फिर। हाँ जी सर, बिल्कुल कोने वाले, अंतिम छात्र, इधर वाले। सर ये प्रॉमिस होता है जो कि मेकर करता है सेलर को कि उसको सर्टेन अमाउंट पे करना होता है, और ये अनकंडीशनल होता है। वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब है ना? बिल्कुल सही जवाब है ना? बोलो बेटे हाँ या ना? सही जवाब है। हु इज गोइंग टू कंप्लीट दिस डेफिनेशन? मैं तो ढूंढ रहा हूं। मैडम, ब्राउन शर्ट वाली मैडम, हाँ जी। सर इसमें मेकर प्रॉमिस करता है कि वो पेमेंट कर देगा अनकंडीशनली। मेकर प्रॉमिस करता है पेमेंट कर देगा अनकंडीशनल। वेरी गुड, खड़े हो जाएं प्लीज। सर, साथ वाले सर। सर इसमें मेकर प्रॉमिस करता है कि एक सर्टेन अमाउंट पे करता है एक सर्टेन पर्सन को। अच्छा, और अनकंडीशनली करता है सर ये पे। अनकंडीशनल करता है। वेरी गुड। रेड टी शर्ट, हाँ भैया। सर इसमें मेकर प्रॉमिस करता है कि वो सर्टेन अमाउंट पे कर देगा। मैंने प्रॉमिस कर दिया आपको कि मैं आपकी फीस का रिफंड करवा दूंगा। मैं प्रॉमिस करता हूं पारस वालों को कि इन बच्चों से 3 गुना फीस दिलवा दूंगा। बेटे ये प्रॉमिस वैलिड है? मेरी बात समझ पा रहे हो? क्या ये प्रॉमिस वैलिड है? किसी ने भी कंप्लीट डेफिनेशन दी है? खड़ा हो जा भाई।
पीछे वाले ये जो promissory note is an instrument which is in writing. सबसे पहली बात, promissory note Is an instrument is an instrument which is in writing. which is in In which जो हो लिखित में, in which payer, in which maker. बेटे शांति, नाम क्या है सर आपका? विकास. विकास नाम सबने रख लिया है आपने? हाँ. In which maker makes a promise unconditional undertaking to pay a certain sum to a certain sum of money a certain person to a certain person or his bearer order of it. और ये है कंप्लीट डेफिनेशन. ये है कंप्लीट डेफिनेशन. जवाब क्या आ रहे थे? हिंदी में लिख के आओगे वहां कि सर मेकर ने प्रॉमिस कर दिया है जो कि अनकंडीशनल है, पेई के लिए मतलब क्या कहते हैं, अनकंडीशनल है, अंडरटेकिंग है और मनी की बात करता है और टू सर्टेन पर्सन है. ऐसी बात लिख के आओगे. नंबर क्यों नहीं आएंगे? चीजें तो सारी पता है, लिख के बिना लिखे नंबर आ जाएंगे क्या? तो लिख के कौन आएगा? आप ही लिख के आओगे, हाँ या ना? तो ऐसी ये टूटी फूटी इंग्लिश लिख के आओगे जिस भाषा में मुझे बता रहे थे, ऐसे लिख के आओगे. किस किस को डेफिनेशन याद थी? अब तो सारे ही हाथ खड़ा कर देंगे, मुझे पता है ना. आइए बैठ जाइए प्लीज. अच्छा बैठे ही हैं सर. अरे कौन बैठ जाइए, खड़े होइए प्लीज. मैं तो उनको, मुझे लगा था कि व्हाइट टी शर्ट वाले भैया हाँ खड़े होंगे सर, अभी तो कक्षा शुरू हुई है. आइए तो चलते हैं. कहा मैंने 4 फीचर कराए थे ना इसके. सबसे पहला फीचर बताएगा कौन? और बताने के साथ साथ मतलब भी बताना पड़ेगा. हाँ जी सर. पहला फीचर रिटर्न में होना चाहिए सर. सर सबसे पहले होना चाहिए क्या? रिटर्न में होना चाहिए. बिल्कुल सही जवाब. रिटर्न में. रिटर्न का मतलब क्या है? ओरल में नहीं होना चाहिए, रिटर्न में होना चाहिए, लिखित में होना चाहिए. सबसे पहला प्रोमिसरी नोट का फीचर कि रिटर्न में होना चाहिए. हाँ जी. दूसरा एक ही बताना है. सर मैडम ने कहा कि स्टैम्प्ड होना चाहिए अकॉर्डिंग टू वैल्यू और एज पर द इंडियन स्टाम्प एक्ट. हाँ या ना? क्या आप समझ पा रहे हैं? स्टाम्प के बारे में मैंने समझा दिया था कल. समझ आ गया था? आइए फिर एग्जांपल. अब मैं क्वेश्चन पूछूंगा ना, आपने तो पूछे नहीं क्वेश्चन, मैं पूछूंगा क्वेश्चन. बेटे अभी टाइम अप हो गया है. मैंने प्रॉमिस किया, आई प्रॉमिस. अब मैंने क्या किया? ये है वो लीगल पेपर, स्टाम्प पेपर जिसपे हम लोग स्टाम्प ड्यूटी पे करके और जो प्रॉमिसरी नोट लिख रहे हैं वो है. देन मैंने प्रॉमिस कर दिया कि मैं 10,000 पे करूंगा टू मिस्टर राम आफ्टर 30 days. मैंने ये लिख दिया. क्या ये वैलिड है? क्यों नहीं है? साइन नहीं है. बिल्कुल सही बात थी. लो मैंने साइन भी कर दिए. बेटे मैंने पहले ही बोल दिया कि लीगल स्टैम्प पे लीगल पेपर है. आइए क्वेश्चन चेंज. मैंने सिंपल पेपर पे लिखा, मैंने सिंपल पेपर पे लिखा आई प्रॉमिस टू पे ₹10,000 टू राम आफ्टर 30 days. सिंपल पेपर पे लिखा, एक A4 साइज पेपर पे. और फिर मैंने रेवेन्यू स्टाम्प खरीदी उसके लिए और इसी के साथ एक पेज स्टेपल कर दिया. दूसरा पेज दैट इज द ब्लैंक पेज, उस पे लगा दी स्टाम्प और इस पे कर दिए साइन. क्या ये हाथ खड़े करेंगे सिर्फ? क्या ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है? हाथ खड़े बेटे, ऐसे हाथ खड़ेंगे. मुझे भावनाओं में आंसर चाहिए ही नहीं था. मेरा क्वेश्चन समझ आया है कि मैंने इस पेपर पे लिख दिया, नॉर्मल पेपर पे लिख दिया और जब भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की बातचीत आएगी वो क्या कहता है? कहता है स्टाम्प होना चाहिए. मैंने वो स्टाम्प वाली बात भी कर ली. मैंने इसके साथ एक स्टेपल किया A4 साइज का पेपर, उस पे लगा दी स्टाम्प. जैसे डाक जो पोस्ट ऑफिस होता है उससे भी तो स्टाम्प मिलती है. मान लो वो उतनी की स्टाम्प लगनी थी, मैंने लगा दी स्टाम्प. इस पेपर पे मैंने स्टाम्प लगा दी और दोनों संलग्न कर दिए, मतलब अटैच कर दिए, स्टेपल कर दिए. बताओ क्या ये वैलिड वैलिड नोट है? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है? प्रोमिसरी नोट है? सर मैं कंडीशन तो सारी पूरी कर रहा हूं. स्टाम्प है, राइटिंग है, प्रॉमिस है, फिर क्यों नहीं है? सर कहने का मतलब है जहां लिखोगे
उसी पे स्टाम्प लगेगी, किसी और पेपर पे स्टाम्प लगा के अपनी ड्यूटी को पूरा नहीं कर सकते। इज दैट ओके? किसी का आंसर यस में तो नहीं था ना? अगर था तो हम डिस्कस कर सकते हैं। इज दैट ओके? तो इसका मतलब ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं है, ये कोई भी प्रोमिसरी नोट नहीं है। हमने दो फीचर पढ़ लिए। द वेरी फर्स्ट इज राइटिंग, द सेकंड इज स्टाम्प, थर्ड डाउट है, पहले डाउट लेना। हाँ, एक डाउट यहां से पेंडिंग है, डाउट बताइए प्लीज। ठीक है सर, ये लीगल पेपर भी तो नहीं है। सॉरी, लीगल पेपर आप बेटे व्हेन आई एम पुटिंग द स्टैम्प ऑन अ पेपर इट मींस इट इज अ लीगल पेपर। अब लीगल पेपर का मतलब क्या है? अब लीगल पेपर का मतलब क्या है? क्या समझते हैं आप लीगल पेपर से? कि स्टाम्प होनी चाहिए, हाँ या ना? अब जैसे आप कोर्ट में रजिस्ट्री करा के आएंगे तब तो वो आधा पेज छपा हुआ आएगा स्टाम्प का, उसके नीचे से कॉन्ट्रैक्ट शुरू होता है, एग्रीमेंट शुरू होता है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? मान लो आपने 5 करोड़ का कोई प्रॉमिस करना है, तो उस तरह की लीगल पेपर के स्टाम्प ड्यूटी पे बातचीत आएगी, उस तरह का पेपर स्टाम्प पेपर पे लिखा जाएगा। मेरी बात समझ पा रहे हो? अगर आप नॉर्मली लिख रहे हैं कि 5,000 दे दूंगा, 5,000 के लिए जो रेवेन्यू स्टाम्प आती होगी, क्या पता वो ऐसे ही आती हो और वो चिपका दी जाए। तो हमें क्वेश्चन ये नहीं आएगा कि स्टाम्प लगी है या नहीं लगी, क्वेश्चन तो कुछ और आएगा। उसके लिए तो हमने अभी शुरुआत भी नहीं की है, कि पढ़ना भी शुरू नहीं किया उसके। ये तो अभी बेसिक टर्मिनोलॉजी वाला चैप्टर चल रहा है, कि बेसिक टर्मिनोलॉजी जब तक कंप्लीट नहीं होगी तब तक हम उन क्वेश्चनों को डिराइव ही नहीं कर पाएंगे, राइट? देन थर्ड फीचर सर, अनसर्टेनिटी तो बाद में थी, चौथा नंबर था। थर्ड बताओ। साइंड, स्टाम्प हो चुका, राइटिंग हो चुका, साइंड। थर्ड वन इज साइन होना चाहिए। साइन करेगा कौन? पे ही करेगा सर, पे ही मेकर करेगा। मेकर इज टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द पेमेंट, दैट्स व्हाई ही इज गोइंग टू साइन दैट इंस्ट्रूमेंट, राइट? एक चीज और बताओ, मेकर मस्ट बी अ सर्टेन पर्सन। मतलब मस्ट बी अ सर्टेन पर्सन से मतलब आइडेंटिफाइबल होना चाहिए। जैसे चिंटी के केस में हमने क्या किया था? चिंटी इज द मेकर। क्या चिंटी आइडेंटिफाइड पर्सन है? यस। समझ आ रही है? कैन मेकर अ माइनर? क्यों नहीं हो सकता भाई? छोड़ो सारी बातें, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा है बेटे? नहीं भी पढ़ा तो भी कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट रोकता है माइनर को पार्टी होने से? नहीं सर, कोई नहीं रोकता। हाँ, उसके लिए एग्जीक्यूशन नहीं कर सकते, उस पर केस नहीं कर सकते आप, लेकिन पार्टी एग्रीमेंट में पार्टी हो सकती है। मेरी बात समझ रहे हो? मतलब उसे लाइबल नहीं ठहरा सकते। मान लो उसने आपके साथ एग्रीमेंट कर लिया, एग्रीमेंट वैलिड है, लेकिन एग्रीमेंट उसने पूरा नहीं किया, अपनी ड्यूटी पूरी नहीं की, तब उसके प्रति केस नहीं कर सकते, उसको कोर्ट में ले जा नहीं सकते। दैट इज द माइनर, राइट? मेरी बात समझ आ रही है? तो क्या यहां पे माइनर मेकर हो सकता है? जब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हो सकता है भाई, एग्रीमेंट तो कर ही सकता था, तो क्या यहां मेकर नहीं हो सकता? हो सकता है, लेकिन क्या हम उसे स्यू कर सकते हैं? मान लो चिंटी थी माइनर और चिंटू को प्रॉमिस कर दिया 1 लाख का, क्या 1 लाख के लिए माइनर को ले जा सकता है कोर्ट में? मेरी बात समझ आ रही है? हाँ या ना? इज दैट ओके? तो मैं इसमें वर्डिंग चेंज, अच्छा वर्डिंग तो बाद में चेंज करा दूंगा, पहले फोर्थ पॉइंट ही समझा देता हूं। फोर्थ पॉइंट क्या है? क्या था? अंडरटेकिंग। अंडरटेकिंग मतलब प्रॉमिस, प्रॉमिस मतलब वादा। सर इसका मतलब यह है एक्नॉलेजमेंट्स एंड IOU स्लिप्स आर नॉट दी। एक्नॉलेजमेंट का एग्जांपल समझ आ गया था? IOU का समझ आ गया था? पक्की यहीं तक कराया था, इसके बाद तो नहीं कराया ना? चलिए फिर अब नोटबुक ओपन कर लीजिए, हम चलेंगे कहां? आगे। बेटे नोटबुक को ओपन करने में इतना टाइम लग रहा है?
अरे नोटबुक ही खोलनी है भाई, बातचीत नहीं करनी है, नहीं बताना ही नहीं है, भूल जा। हाँ जी, रिवाइज क्यों नहीं करके आए थे? जो ये जनता खड़ी है, रिवाइज तो नहीं करके आए। देखो सच्चाई तो यही है। हाँ, ये जो जनता खड़ी है, रिवाइज क्यों नहीं करके आए थे? भाई हल्के में ले रहे हो नेगोशिएबल को, हल्के में ले रहे हो नेगोशिएबल को। बोलो हाँ सर, चलते फिरते समझ आ जाएगा क्या टेंशन क्या है ना? अगर कल वापिस से यही चेहरे खड़े हुए दिखाई दिए, इन केस ऑफ लैक ऑफ रिवीजन, तो आप बताइए मुझे क्या करना। अंडरटेकिंग, थर्ड पॉइंट लिखवा दिया था, मेकर वाला। पहले मेकर वाला नहीं लिखवाया था मैंने, साइंड लिखवाया। अभी तक 3-4 ही पॉइंट लिखवाए हैं। पहला राइटिंग, दूसरा स्टैम्प्ड, तीसरा साइंड। भाई साइंड होना चाहिए मेकर, लेकिन मेकर के संदर्भ में मैंने नहीं लिखवाया। चौथा पॉइंट लिखवा दिया मैंने अंडरटेकिंग का। 5वां पॉइंट लिख लेते हैं। जनरली ऐसा कहा जाता है, जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है या माइनर के साथ एग्रीमेंट जो करना चाह रहे हैं आप, मान लीजिए आप 5 पार्टी मिलकर एग्रीमेंट कर रहे हैं, एक माइनर है, तो क्या आप एग्रीमेंट नहीं कर सकते? एग्रीमेंट तो कर सकते हैं, बट उसे स्यू नहीं कर सकते। लेकिन यहां पे क्या है, यहां पे 2 ही पार्टियां हैं। आपने देखा है यहां पे प्रोमिसरी नोट में 2 ही पार्टियां हैं, एक मेकर है और एक पेई है। मतलब मेकर ने क्या किया, प्रॉमिस, और कि पैसे किसको मिलने हैं? पेई को। अगर मेकर माइनर होगा तो आपको लो रोक नहीं रहा, लेकिन एनफोर्स नहीं कर पा रहे। मेरी बात समझ पा रहे हो? मतलब मेकर माइनर है और माइनर ने कर दिया क्या? प्रॉमिस। तो इस केस में आप उसे लायबल नहीं ठहरा सकते। तो इस वजह को, इस चीज को मिटिगेट करने के लिए कहा जाता है मेकर कैन नॉट बी अ माइनर पर्सन। मेरी बात समझ पा रहे हो? सकता है आम बोलचाल की भाषा में, लेकिन क्या आप उससे पैसे, जैसे चिंटी ने पैसे नहीं दिए थे तो चिंटी को कोर्ट में घसीट के ले गया था कौन? चिंटू। हाँ या ना? अगर चिंटी माइनर होती तो क्या कोर्ट में ले जा सकते थे? नहीं ले जा सकते थे। हाँ या ना? उसे लाइबल कर ही नहीं सकते थे, उसे सू कर ही नहीं सकते थे। इसलिए इसके लिए कहा जाता है, प्रोमिसरी नोट के लिए कहा जाता है मेकर कैन नॉट बी अ माइनर। ये बात समझ आई है? हाँ या ना? जी। जब माइनर, आपको पता है सामने वाला जो प्रॉमिस कर रहा है कि माइनर है, तो ट्रांजैक्शन होगी ही नहीं। मेरी बात समझ गए? अगर चिंटू को पता होता, चिंटू चिंटी का केस लिया था, याद आ रहा है? चिंटू को पता होता चिंटी माइनर है, तो आज प्रॉमिस भले ही कर जाए, मैं उसे कोर्ट में घसीट के लेके जा ही नहीं सकता, स्यू कर ही नहीं सकता, लायबल बना ही नहीं सकता। तो चिंटू कहेगा कोई दिक्कत नहीं है जी, आप छोड़ो, आप अपने घर से किसी बड़े बच्चे को लेके आओ जो प्रॉमिस करेगा। मेरी बात समझ पा रहे हो? अगर जनरली जब भी आप ऐसी बातें, मतलब जब भी बच्चे कोई दुकान से बड़ा आइटम खरीदने जाते हैं, तो जो दुकानदार होता है, शॉपकीपर, क्या कहता है? कहता है कि ना बेटे, आपके घर में कोई बड़ा है तो उसे बुलाओ, वो लेके आएगा, ताकि उसकी बात की वैल्यू हो, उसे मतलब उससे बातचीत करके एक लेवल पे पहुंचा जा सके। मेरी बात समझ पा रहे हैं? माइनर को एग्जीक्यूशन क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि क्या माइनर को इतनी समझ है? उसे आप ये समझिए कि लॉ ने इतनी गारंटी क्यों दी हुई है, इतनी छूट क्यों दी हुई है माइनर को? देयर मस्ट बी अ सर्टेन रीजन कि उसके पास इतनी समझ नहीं होती है, इतनी एज नहीं होती है उसकी, उसके पास इतनी समझदारी नहीं होती है कि वो सारी चीजें समझ के कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सके और कल को उसे लायबल ठहराया जा सके। हाँ या ना? दैट्स वाई जब भी बेटे, आप जब भी मान लीजिए आप घर पे रहते हैं, घर पे तो सारे ही रहते हैं, घर पे रहते हैं, कोई इंफॉर्मेशन लेने वाला आता है। जब गवर्नमेंट सर्वे करवाती है तो बहुत से नुमाइंदे आते हैं, एक्चुअली नुमाइंदे नहीं होते, वो गवर्नमेंट टीचर होते हैं। गवर्नमेंट टीचर को ड्यूटी लगा दी जाती है कि जाओ सर्वे करके आओ। जैसे सर्वे बोले तो जनगणना, बेटे जनगणना जानते हैं आप? क्या होता है वो? पॉपुलेशन सेंसस। सेंसस के लिए जो भी गवर्नमेंट टीचर आएगा, वो मान लीजिए उन्होंने आपके घर की बेल बजाई, तो आप ही निकल के बाहर आए और आप है माइनर, वो क्या कहे? बेटे किसी बड़े को बुलाइए, मुझे पूछताछ करनी है,
मुझे आपके घर में कितने सदस्य हैं ये पूछना है, हाँ या ऐसी बातचीत है ना। छोटे बच्चों से वो कम ही बात करते हैं, क्योंकि बड़े बता सकते हैं कि हमारे ये इतने परिवार में इतने सदस्य हैं, इनकी इतनी एज है, ये कहानियां हैं। मेरी बात समझ रहे हैं, हाँ या ना। तो यही बात माइनर के लिए। इज दैट ओके? आइए पॉइंट नंबर 6 नंबर पॉइंट पे चलते हैं। अनकंडीशनल। सर अनकंडीशनल, कोई भी कंडीशन के बिना, यही बात होती है। अनकंडीशनल का मतलब कोई कंडीशन प्रोमिसरी नोट में नहीं लगी होनी चाहिए। क्या जो खड़े हैं संगी साथी, जो दोस्त खड़े हैं, क्या उन्हें शर्म आ रही है? नहीं आ रही है? अगर बैठना चाहते हैं या नहीं बैठना चाहते? क्या बैठना चाहते हैं या नहीं? तो शर्म क्यों नहीं आ रही फिर? कोई सॉरी हो रहा है, कोई नहीं हो रहा, कोई प्रॉमिस करा। बेटे प्रॉमिस करो मुझसे, रिटर्न में प्रॉमिसरी नोट लिखो। बेटे ऐसी छूट मिल पाएगी, लिखो कि आई प्रॉमिस टू सर। बेटे ऐसे नहीं, ओरल प्रॉमिस मैं एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा। आप रिटर्न में लिखो कि आई प्रॉमिस टू सर कि मैं कल पक्का रिवाइज करके आऊंगा जितना करवाया जाएगा। तो क्या आप प्रॉमिस कर रहे हैं? अगर जो प्रॉमिस कर रहा है वो तो बैठ जाए, और जो प्रॉमिस नहीं कर रहा है कोई दिक्कत नहीं है, कल देखेंगे। सर अनकंडीशनल से क्या मतलब है आपका? आइए, कि कंडीशन नहीं होनी चाहिए, हाँ या ना। मैंने एग्जांपल दिया, आई प्रॉमिस टू पे ₹10,000 टू मिस्टर मोहन आफ्टर 10 days। बेटे डब्बा बनाना जरूरी है क्या? मैं यहां डब्बे बनाने आया हूं, बच्चे पढ़ाने आया हूं? बेटे गलत बात है, डब्बा बनाना जरूरी है। नेक्स्ट टाइम से डब्बा बनाने की कोई व्यवस्था नहीं होगी। मैं आप ये सीधा समझ लेना कि ये लीगल पेपर है। ओके, बताइए क्या ये प्रॉमिसरी नोट है? क्यों नहीं है? सर साइन नहीं है। सर साइन मैंने कर दी है, ये लो मैंने कर दी है साइन। सर स्टैंप नहीं है, मैंने लगा दी है क्या स्टैंप। क्या अब ये प्रॉमिसरी नोट है? प्रॉमिसरी नोट है। बेटे हम पॉइंट कौन सा कर रहे हैं? अनकंडीशनल होना चाहिए। क्या ये कंडीशन है कि 10 दिन बाद पेमेंट कर दूंगा? क्या ये कंडीशन है? सर कंडीशन तो देखो है। माई क्वेश्चन इज, क्या नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट इसे कंडीशन के तौर पे रिकॉग्नाइज करेगा? अब वो देखते हैं, चर्चा कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आइए नेक्स्ट एग्जांपल पे। आई प्रॉमिस टू पे ₹10,000 टू बेटे मिस्टर मोहन आफ्टर, नहीं, इफ मिस्टर बी डाइज। लो बेटे मैंने क्या लगा दिया? नहीं, स्टाम्प तो लगवा लो पहले। साइन भी कर दिए भाई। बेटे डब्बा, अब ये डब्बे वाले। बेटे क्या ये प्रोमिसरी नोट है? क्वेश्चन है ये भी, है ना? कहीं दिख रहा है कंडीशन? अगर बी की डेथ हो जाती है तो ही 10,000 रुपए पे करेंगे। देखो कैसे कैसे प्रोमिसरी नोट बनाए जा रहे हैं, है ना? बेटे अभी भी समझ आना बंद हो गया है। आइए चलते हैं एक और एग्जांपल पे। आई प्रॉमिस टू पे ₹10,000 टू मिस्टर मोहन इफ मिस्टर सी डाइज विद इन 1 year। सर ऐसा क्यों भेदभाव कर रहे हो? मिस्टर सी के तो आप पीछे ही पड़ गए हो। अच्छा सी है, बी लिखो भाई, बी है, ये ऊपर बी था ना, ये साइन भी हो गए। बेटे डब्बा कभी छोड़ भी दिया करो कि सर डब्बा नहीं बनाओ चल जाएगा। क्या ये प्रोमिसरी नोट है? सर अभी भी नहीं समझ आ रहा है। बेटे एक एग्जांपल और करना चाहते हैं हम। आई
क्या नोट कर लिया है? यार ऐसे मत करो ना, ये दोनों तो नोट कर लिए होंगे, ये वाला नोट कर लिया है बेटे? धीरे धीरे ना स्पीड से नोट करना है, धीरे धीरे आदत डालनी है कि नोट करें स्पीड से, वरना अभी पीछे आ जाएंगे कि सर आपकी बातें विरोधाभास हैं। आइए, ऊपर वाला सेकंड एग्जांपल तो नोट कर लिया होगा। आइए, आई प्रॉमिस टू पे बेटे, ये ना मेरा एग्जाम्पल नहीं है, ये कौन कह रहा है? मिस्टर जेम्स कह रहे हैं। ये जेम्स इज सेइंग, मिस्टर जेम्स कह रहे हैं, क्योंकि इस एग्जाम्पल में कुछ ऐसी बातचीत है, आप मेरे पीछे पढ़ सकते हैं। उससे पहले मैं डिस्क्लेमर दे रहा हूं कि मिस्टर जेम्स ने कहा है, मैंने नहीं कहा। आई प्रॉमिस टू पे ₹10,000 टू मिस्टर बी if my marriage happens with C in 7 days। बेटे कितना बड़ा ओहो निकला है आपके मुंह से, ये लग गई स्टैंप, ये हो गए हैं जेम्स के साइन। बेटे क्या ये प्रोमिसरी नोट है? बहुत सारी कंडीशन हो गई है ना अब तो, हाँ या ना? आइए, क्या ये नोट कर लिया है? कीजिए कीजिए, नोट कीजिए, फिर एनालिसिस करना स्टार्ट करते हैं। समझ आ रहा है? जो प्राणी कल नहीं आए थे, क्या मैं स्क्रॉल अप कर दूं? आइए सर, आपने देखा होगा कि चारों एग्जाम्पल में ही कोई ना कोई कंडीशन लगी हुई है। पहले में कंडीशन है कि 10 दिन बाद पेमेंट कर दूंगा, दूसरे में कंडीशन मिस्टर बी, अगर मिस्टर बी की डेथ हो जाती है तो पैसे दूंगा। थर्ड में है अगर मिस्टर बी एक्सपायर हो जाते हैं नेक्स्ट 1 ईयर में, तब कंडीशन लगी हुई है। और चौथे में कंडीशन लगी हुई है कि मैरिज अगर हो जाती है 7 दिनों के अंदर, तब पेमेंट कर दूंगा। हाँ या ना? है तो सर ये चारों कंडीशन। अब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट क्या इन चारों कंडीशन को कंडीशन मानता है? सर कुछ कुछ तो नहीं माननी चाहिए, ऐसे मन में भाव आ रहे हैं, है ना? सर इन्होंने पहले एग्जांपल में क्या कहा कि सर 10,000 रुपए पे कर दिए जाएंगे 10 दिनों के भीतर, सॉरी आफ्टर 10 डेज, 10 दिनों के बाद 10,000 रुपए पे कर दिए जाएंगे। इज देयर एनी सर्टेनिटी? क्या ये सर्टेनिटी है? सर ऐसा भी तो हो सकता है 10 दिन ही नहीं बीत रहे हो, ऐसा हो सकता है? कैसे हो सकता है ऐसा? 10 दिन तो बीत ही जाएंगे। जिस दिन ये नोट साइन होगा उसके 10 दिन तो बीत ही जाएंगे। कितने दिनों में बेटे? सर ऑब्वियस सी बात है 10 दिनों में ही बीत जाएंगे। हाँ या ना? तो क्या सर्टेनिटी है? क्या नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के लिए, प्रोमिसरी नोट के लिए कंडीशन कही जाएगी या कही जानी चाहिए? सर ये तो सर्टेनिटी है, इससे कोई भी डाउटफुल क्रिएट नहीं हो पा रहा है कि 10,000 रुपए हो सकता है ना जाए, ऐसी कोई भी बातचीत नहीं है, कोई भी परमुटेशन कॉम्बिनेशन नहीं लगा हुआ है। ये सर्टेनिटी टू हैपन वाली सिचुएशन है। 10,000 रुपए तो पे कर ही दिए जाएंगे 10 दिनों के बाद, और 10 दिनों का समय भी 10 दिनों में बीत ही जाएगा। इट्स अ सर्टेनिटी, हाँ या ना? तो इसका मतलब है कि यस सर ये प्रोमिसरी नोट है, इसे कंडीशन नहीं मानेंगे। ऐसी कंडीशन जो सर्टेनिटी पे डाउट क्रिएट कर दे उसको कंडीशन मानना है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? मतलब हर कोई कंडीशन तो हर कोई हो सकती है, बट प्रोमिसरी नोट क्या कहता है? प्रोमिसरी नोट कहता है अगर उस कंडीशन के लगने से सर्टेनिटी टू हैपन पे क्वेश्चन आ गया है कि वो इवेंट क्या पता हो ही ना, तो दैट विल बी टर्म्ड एज दी कंडीशन। इज दैट ओके? सर एग्जांपल नंबर 2 समझाओ, क्लैरिटी नहीं आ रही।
बेटे क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है मिस्टर मोहन को 10,000 रुपए दे दिए जाएंगे अगर मिस्टर बी एक्सपायर हो जाते हैं, तो क्या ये कंडीशन है? वेरी गुड बेटे, आपको किसी को अमरता का वरदान मिला हुआ है? बेटे दुनिया का उसूल जो आया है वो जाएगा, तो मिस्टर बी भी जैसे आए हैं वैसे ही जाएं, खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे, है ना? बेटे मिस्टर बी भी एक्सपायर हो जाएंगे, कभी तो एक्सपायर होंगे। क्या सर्टेनिटी टू हैपन है? यस सर, सर्टेनिटी, अगर वो व्यक्ति हैं तो सर्टेनिटी टू हैपन है, हाँ या ना? सर ऑब्वियस सी बात है, कैसी कैसी बातें करो, व्यक्ति तो है ही, जब व्यक्ति है तभी नाम लिखा है, हाँ या ना? तो इसमें कोई दो राय, किसी को ये डाउट तो नहीं आ रहा ना कि सर्टेनिटी टू हैपन नहीं है ये? हाँ जी, पक्का? इसमें किसी को डाउट है? अक्सर डाउट है, लेकिन टपकेगा तो, सॉरी, एक्सपायर तो होगा जरूर। बेटे अपनी भाषा को सुधारिए। ये ना टपोरी लैंग्वेज को इग्नोर मारिए। सर मोहन भी अगर बी के साथ ही मर गया तो? बेटे जब पे ही, लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या है? देखो परमुटेशन कॉम्बिनेशन तो बहुत सारे हो सकते हैं। हमने क्या किया है, आज वैलिडिटी चेक कर रहे हैं, प्रोमिसरी नोट क्या वैलिड है या नहीं। वो बात की बात है, जब कोई जिसका बुलावा आ गया वो तो जाएगा ही जाएगा, लेकिन आज के क्या ये इंस्ट्रूमेंट वैलिड है, ये बताओ। यस सर, हाँ और बताओ। और अगर सर मोहन पहले मर गया, मतलब बेटे वो जब बेचारे मोहन जी जब जाएंगे तब की तब देखी जाएगी, तब ये नोट उसके लीगल सक्सेसर को मिल जाएगा। जैसे पिता की प्रॉपर्टी आती है किसके पास? बेटे के पास। इज दैट ओके? बेटे सभी बच्चे कह रहे हैं आज ही चार्टेड अकाउंटेंट बना दो, आज ही नेगोशिएशन सब नेगोशिएबल पूरा करवा दो। आइए थर्ड एग्जांपल, आई प्रॉमिस टू पे ₹10,000 टू मिस्टर मोहन इफ मिस्टर बी डाइज विद इन 1 ईयर। क्या सर्टेनिटी टू हैपन है? क्या डाउटफुल सिचुएशन है? सर क्या पता वो रोज योगा करता हो, बाबा रामदेव की 2 घंटे योगा करता हो, बाबा रामदेव जी की तरह योगा करता हो, तो 100 साल की आयु हो उसकी, क्या पता वो नेक्स्ट एक साल में बेचारा एक्सपायर ही ना हो। तो इसका मतलब सर्टेनिटी पे क्वेश्चन आ गया है, हाँ या ना? तो क्या ये प्रोमिसरी नोट है? नो सर। इज दैट ओके? नो सर। समझ आ गया है ना? आइए नेक्स्ट एग्जांपल पे चलें। मिस्टर जेम्स ने कहा, क्या कहते हैं, आई प्रॉमिस टू पे बी, कहता है मैं बी को 10,000 रुपए दे दूंगा अगर मेरी शादी 7 दिन के अंदर सी से हो जाएगी। क्या ये सर्टेन है? पक्की बात है? तो इसका मतलब ये प्रोमिसरी नोट। इज दैट ओके? सर इससे कानून क्या बनता है वो बताइए। बेटे इससे कानून बनता है, इफ कंडीशन इज जी, बताइए प्लीज। क्या आपने प्रोमिसरी नोट यस और नो लिख लिए हैं? लिख लेना, वरना रिवीजन के टाइम परेशानी आएगी। और हाँ, कभी ऐसा मत करना पहले का आंसर लिख लो दूसरे में, दूसरे का आंसर लिखो पहले में, ऐसा मत करना। सर ये क्या लिखवाया है, बता तो दो सर। बेटे मैंने लिखवाया है, अगर कोई कंडीशन या इवेंट प्रोमिसरी नोट में ऐसा लिखा हो जो सर्टेन हो होना, तो उसे कंसीडर, उनसे कंडीशन नहीं बोला जाएगा। अगर कोई इवेंट या कंडीशन ऐसी लिखी हो जो डाउट क्रिएट करती हो या जो सर्टेन ना हो,
उसे क्या कहा जाएगा कि यस सर कंडीशन है। जैसे मिस्टर सी की डेथ होना, मिस्टर बी की डेथ होना, दीज आर दी सर्टेन इवेंट्स। लेकिन मिस्टर बी की डेथ होना अगले 6 महीने में, 1 साल में, 2 साल में, दैट मे बी अन अनसर्टेन इवेंट। उसे वो कोई जरूरी थोड़ी है नेक्स्ट 2 ईयर में ही एक्सपायर हो जाए, हाँ या ना। इसे कंसीडर किया जाएगा क्या कि ये कंडीशन है, और प्रोमिसरी नोट को इनवैलिड करार दे दिया जाएगा कि ये प्रोमिसरी नोट ही नहीं है। समझ आ रही है, हाँ या ना? सर इसमें जैसे जो सेकंड वाला है, क्या है, प्रॉमिस टू पे 10,000 टू मिस्टर मोहन इफ बी डाइज, तो वो उसके मरने के बाद की बात है या फिर मतलब हम उसको जनरली कंसिडर करेंगे कि कभी भी? इट इज अ जनरली। अगर इसमें इफ की जगह होता आफ्टर बी डाइज, तो जब मिस्टर बी एक्सपायर हो जाते उसके बाद पेमेंट हो जाती। अब जब मिस्टर बी होंगे उसके बाद ही, उस इवेंट के हैपन होने के बाद ही पेमेंट का भुगतान किया जाएगा। मतलब अभी ये प्रॉमिसरी नोट वैलिड है जी। यहां से कोई डाउट था? हाँ सर जो आपने फोर्थ बताई है, इसमें जैसे जो डेज लिखे हुए हैं, अगर ये नहीं लिखे हो तो क्या? जो आपने 7 डेज बताए हैं, कंडीशन बताई है जो सर, मान लो डेज नहीं लिखे, ये कह रहे हो? हाँ। फोर्थ ही तो है भाई, दिख नहीं रही बेटे। हाँ सर, क्वेश्चन चेंज। The query is, I promise to pay rupees 10,000 to B if my marriage happens with C. क्या ये प्रोमिसरी नोट है? क्या लिखा हुआ है कि सी के साथ शादी हो ही जाएगी? बेटे सी से भी तो पूछा जाएगा, क्या आप मिस्टर जे से शादी करना चाहते हैं या नहीं? नहीं, मतलब वो उनके ऊपर डिपेंड कर, हाँ या ना? क्या सर्टेनिटी टू हैपन है? नो सर। इज दैट ओके? अच्छा, लिखा क्या था इसमें मैंने? विद इन 7 डेज। ठीक ठीक। आइए बेटे, मैं एक एग्जांपल और देना चाहता हूं। मैं एग्जांपल बहुत सारे इकट्ठे करके लेके आया हूं। राइटिंग समझ आ रही है? क्या राइटिंग समझ आ रही है? ओके बेटे, क्या ये प्रोमिसरी नोट वैलिड है? क्यों नहीं है भाई? सर अभी ये तो स्टैम्प भी नहीं लगाई और साइन भी नहीं करे। आई प्रोमिस टू पे रुपीज 10,000 टू बी ऑन डीज डेथ प्रोवाइडेड डी लीव्स मी एनफ मनी टू पे द सम, या टू पे दैट सम, या टू पे द सम। द सम का मतलब समझ गए हो? मतलब वो अमाउंट 10,000 जितना डी मेरे पास छोड़ के जाए तभी मैं पे करूंगा। सॉरी, मैंने सारा कुछ बता ही दिया, अब एक्सप्लेन कर ही दिया। बेटे उत्तर चाहती है जनता जनार्दन, क्या ये प्रोमिसरी नोट है? यस सर, है प्रोमिसरी नोट। अंतिम सरदार जी, अंतिम वाले बिल्कुल अंतिम पंक्ति में बैठे हैपन नहीं हो सकता ये। क्या सर्टेनिटी टू हैपन है? नो सर। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है सर? डाउटफुल है ये। डाउटफुल क्यों है? डाउटफुल प्रोमिसरी नोट है? हाँ बिल्कुल, मैं तैयार ही था इस बात को सुनने के लिए। साथ वाले भैया? है सर, है सर, है। साथ वाले भैया? नहीं है सर। नहीं है, क्यों नहीं है भाई? क्योंकि सर जरूरी नहीं है कि जब डी की डेथ हो तो वो 10,000 का सम छोड़ के जाए। बिल्कुल सही जवाब। डी की डेथ होने पे क्या ये जरूरी है कि वो 10,000 रुपए आपके लिए छोड़ के जाएंगे? क्या सर्टेनिटी आ गई है? जब सर्टेनिटी नहीं है तो क्या प्रोमिसरी नोट है?
लैंग्वेज पढ़ो, जिसको अभी भी कंफ्यूजन है, जो ये कह रहे हैं, जिनके मन में ये भाव आ रहे हैं कि यस इट इज अ प्रोमिसरी नोट, एक बार लैंग्वेज दोबारा पढ़िए। आई प्रॉमिस टू पे ₹10,000 टू बी, मैं 10,000 रुपए दे दूंगा बी को, ऑन डीज डेथ। अगर यहीं तक बात होती, डीज डेथ तक बात होती, तब मैं कहता सर्टेनिटी टू हैपन है, ये प्रोमिसरी नोट वैलिड है। लेकिन आगे लिखा हुआ है प्रोवाइडेड डी लीव्स मी एनफ मनी, डी मेरे पास पर्याप्त धन छोड़ के जाए, टू पे दैट सम, उस पैसे को 10,000 रुपए को पे करने के लिए। मेरी बात समझ आ रही है? ये कोई जरूरी नहीं है कि डी छोड़ के ही जाएगा 10,000 का बैलेंस, हाँ या ना? हो सकता है वो ना छोड़ के जाए, हाँ या ना? हमारे पास कौन सी बैलेंस शीट है डी की जो हम कह देंगे यस इट इज अ सर्टेन इवेंट, इज दैट ओके? तो इसका मतलब ये इवेंट सर्टेन नहीं है, ये सर्टेन नहीं है, तो ये प्रोमिसरी नोट नहीं है। इज दैट ओके? क्या हम आगे चल सकते हैं? आइए फिर, हमारी कौन सी कंडीशन होगी? अनकंडीशनल। कौन सा नंबर था? 6। आइए 7th, सर सर्टेन सम। सर व्हाट डू यू मीन बाय दी सर्टेन सम? सर्टेन, स्पेसिफिक, समझ नहीं आ रही सर, आप बताओ सर। आई प्रॉमिस टू पे ₹10,000 टू बी आफ्टर 10 days। बेटे अब मैं थोड़ा सा ना स्मार्ट वर्क करने की फिराक में हूं। मैं क्या करूंगा, डब्बा बनाऊंगा एक ही, बीच में लैंग्वेज चेंज कर दूंगा, ठीक है? और ये हो गई है क्या? ये हो गई है सर हमारी स्टैंप, और ये हो गई है साइन। इज दिस अ वैलिड प्रोमिसरी नोट? आई प्रॉमिस, क्या कोई कंडीशन लगी हुई है? नहीं सर, ये कंडीशन तो सर्टेन वाली कंडीशन है, कोई भी डाउटफुल सिचुएशन नहीं है, तो इसे प्रोमिसरी नोट को वैलिड कहा जाएगा, हाँ या ना? पक्की बात है? नाउ आई एम चेंजिंग दिस एग्जाम्पल। आप अपनी बुक में नया एग्जाम्पल, नोटबुक में नया एग्जाम्पल लिख लेंगे। आई promise to pay balance amount to Mr. B after 10 days। क्या ये सर्टेन कर दिया मैंने पैसा कितना देना है? सर्टेन। सर सर्टेन से क्या समझ पा रहे हैं? सर्टेन से मतलब है डेफिनेट अमाउंट, फिक्स्ड अमाउंट, मेजरेबल अमाउंट। सर क्या हम मेजर कर पा रहे हैं इसे? बैलेंस अमाउंट, बैलेंस तो 10 रुपए का भी हो सकता है, 10 लाख का भी हो सकता है, 1 लाख का भी हो सकता है। क्या अमाउंट सर्टेन है इसमें? नो सर। तो क्या ये प्रोमिसरी नोट है? मेरी बात समझ गए हैं? आइए नेक्स्ट एग्जांपल। अब मैं एग्जांपल लिखवाऊंगा नया। एक मिनट रुकिए, एक बार और मैं चेंज करना चाहता हूं। क्या मैं ये चेंज कर दूं? रेड पेन मार्क वाला, हाँ या ना? आइए, आई प्रॉमिस टू पे ₹500 एंड अदर बैलेंस अमाउंट। मतलब 500 रुपए, साथ में कोई और बैलेंस बचा हुआ है, कोई रनिंग बैलेंस खड़ा हुआ है, वो बैलेंस पे कर दूंगा बी को 10 दिनों के बाद। क्या अमाउंट सर्टेन है? बेटे सर्टेन तो है 500 रुपए। 500 रुपए सर्टेन है ना? तो यस प्रोमिसरी नोट तो वैलिड है। सर 500 नहीं देने, 500 के साथ में अदर बैलेंस देना है। 500 तो सर्टेन कह सकते हो, लेकिन अदर बैलेंस को सर्टेन नहीं कहा जा सकता। इसका मतलब है टोटल अमाउंट इज स्टिल अनसर्टेन अमाउंट, हाँ या ना? इसका मतलब ये भी प्रोमिसरी नोट नहीं है, हाँ या ना? बेटे आप लोगों ने नोट कर लिया है? क्या मैं नेक्स्ट एग्जांपल पे चल सकता हूं? आई प्रॉमिस टू पे ₹500 along with simple interest at
18% per annum for 3 months after 10 days. बेटे क्या डब्बा बनाना जरूरी है? ऐसे मत करा करो तंग आप लोग। ये बना दी मैंने क्या स्टाम्प और ये कर दिया मैंने साइन। I promise to pay ₹500 along with the simple interest 18% per annum for 3 months after 10 days. क्या सम सर्टेन है? यहां पे दो तरह के थॉट आएंगे मेरे पास। पहला, क्या सम सर्टेन है? हाथ खड़ा करें प्लीज, जो मेरे साथ सहमत हो हाथ खड़ा करें। कोई दिक्कत नहीं है, जिसे टाइम चाहिए इसको तो एक बार दोबारा पढ़ लो, फिर सोच लो। और मुझे 2 ही आंसर में से आंसर चाहिए, तीसरे आंसर वाले सतर्क बैठें। तीसरा आंसर कैसे? सर कंफ्यूजन हो रही है, सर सोच नहीं पा रहे हैं, वो वाले खतरनाक आंसर वाले अपने आंसर बनाएं पढ़ के तुरंत। क्या सबका आंसर बन चुका है? यस वाले हाथ खड़ा करें प्लीज। यस मतलब कि यस सर अमाउंट सर्टेन है। मैं प्रोमिसरी नोट की बात नहीं कर रहा, मैं अमाउंट सर्टेन की बात कर रहा हूं। नो सर अमाउंट सर्टेन नहीं है। मैं हूं मैं बेटे ऐसा भेदभाव क्यों? और बस एकमात्र छात्र, पूरी क्लास। सर अमाउंट सर्टेन कैसे है? सर कैसे है आप बताओ। सर एक तो 500 इंटू 18% इंटू 3/12, क्या हम अमाउंट नहीं निकाल सकते? जो अमाउंट आएगा क्या सर्टेन नहीं है? यस सर। मेरी बात समझ पा रहे हो? क्या ये प्रोमिसरी नोट है? यस सर है, वैलिड प्रोमिसरी नोट है। इसमें कोई दिक्कत है, परेशानी है, समस्या है तो बताइए। मतलब ऐसे प्रोमिसरी नोट भी वैलिड प्रोमिसरी नोट कहलाए जाएंगे जहां पर आपको यह लगता है कि हल्की फुल्की कैलकुलेशन करने के बाद अमाउंट सर्टेन किया जा सकता है। जैसे इस एग्जांपल में सिंपल इंटरेस्ट 3 महीनों का कैलकुलेट करना 500 रुपए में क्या मुश्किल बात है? कर सकते हैं? यस सर। तो अमाउंट सर्टेन हो जाएगा? यस सर। हाँ या ना? समझ आ रहा है? हाँ भैया जितेंद्र समझ आ रहा है? पक्की बात है? क्या हम आगे चल सकते हैं? चलिए फिर ब्रेक, आप कह रहे हैं तो ब्रेक पे चल पड़ते हैं। जो हमारे रेगुलर बेसिस पर टेस्ट होते हैं और वो जो टीचर्स चेक करते हैं, तो वो सारे चेकर्स क्या क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं? बिल्कुल। जो भी मेरे सीए फाइनल के टेस्ट चेक हुए, प्रॉपर जो क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स थे उन्होंने चेक किए। बिल्कुल जो आईसीआई का मार्किंग का पैटर्न रहता है कि स्टेप वाइज मार्किंग होते हैं, इस स्टेप के इतने मार्क्स मिलेंगे, प्रोविजन लिखने के इतने मिलेंगे, कंक्लूजन के इतने होता है, प्रॉपर उसी स्टैंडर्ड्स पे चेकिंग होती है। तो जिससे आपको हेल्प होती है कि आप अपने फाइनल जो आईसीआई के एग्जाम देने उसके लिए प्रिपेयर कर पाओ। जो सीए लक्ष्मी मैम हैं वो आपके टेस्ट का एनालिसिस करते हैं, तो वो सारा का सारा फॉर्मेट आपको जूम मीटिंग में समझाएंगे कि भाई इसी तरह से लिखना है। रोमन मैम है वो लॉ का पूरा पैटर्न समझाएंगे। तो वो अपने आप में प्रोफेशनल है, वो पूरी रिसर्च करने के बाद है कि कहाँ पर बच्चे के मार्क्स कम कटेंगे, कहाँ पर ज्यादा। तो खाली फाइनल में नहीं, ये फाउंडेशन से ही शुरू हो जाता है ये पैटर्न। फाउंडेशन, इंटर, फाइनल तीनों स्टैंडर्ड में ही। हमने कितने पॉइंट कर लिए? 6। अच्छा 7 कर लिए क्या? हाँ 7 हो गए, सर्टेन हो गए, सर्टेन। आइए बेटे हम चलते हैं कहाँ? सर 8th पॉइंट पे चलते हैं। ऐसे बातचीत नहीं बनेगी। अब हमें बनना है क्या? सर रेलगाड़ी। पॉइंट नंबर 8 कि ओनली मनी की बातचीत होगी। मनी मनी मनी, अपना सपना मनी मनी, सिर्फ पैसे की बातचीत करेंगे हम, सब मनी माइंडेड हो जाएंगे, है ना बेटे? इसका मतलब क्या है कि सिर्फ पैसे की बात करेगा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, ये बात है बेटे। आई ओन अ मर्सिडीज। मैंने वो मर्सिडीज गाड़ी कहां दे दी? वर्कशॉप में दे दी। वर्कशॉप वाले ने मेरे को लिख के दे दिया, आई प्रोमिस टू गिव यूर मर्सिडीज आफ्टर रिपेयरिंग आफ्टर 10 days। क्या ये प्रोमिसरी नोट है? मेरी बात समझ पा रहे हो?
मैं कौन हूं? गाड़ी रिपेयर पे देने वाला। और वर्कशॉप वाला क्या कहेगा? जो गाड़ी ठीक करने के लिए ले रहा है, हाँ या ना? मैंने मेरे कपड़े ड्राई क्लीन के लिए दे दिए, तो ड्राई क्लीनर से लिखवा दिया, आई प्रॉमिस टू पे अमनजीत सर के कपड़े आफ्टर ड्राई क्लीन आफ्टर 10 डेज। क्या ये प्रोमिसरी नोट है? पक्का। अब मैंने रिसेंट में प्रोग्राम बनाया है सिंगापुर घूमने का। मैंने क्या प्लान बनाया कि नेक्स्ट मंथ मैं सिंगापुर जा रहा हूं घूमने, वहां का यूनिवर्सल स्टूडियो देख के आऊंगा, वहां के सेंटोसा आइलैंड जाऊंगा, जो भी व्हाटएवर द थिंग इज। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपनी मर्सिडीज को वहां ट्रेवल करवा लेता हूं, ट्रेवल इन द सेंस वहां ट्रांसपोर्ट करवा लेता हूं, और उसी मर्सिडीज से मेरा टैक्सी का किराया बच जाएगा। वहां पे एक शोफर रख लूंगा और शोफर को ही गाड़ी के थ्रू मतलब गाड़ी घूमती रहेगी तो मेरा टैक्सी का किराया बच जाएगा। क्या मैं ऐसा कर सकता हूं? यस सर, मेरे पास पैसे इतने हैं उल्टी सीधी बातें सोचने के लिए, हाँ या ना? तो मैंने क्या किया, मैंने आज अपनी गाड़ी मर्सिडीज को कहा दे दिया, ट्रांसपोर्ट वालों को हैंड ओवर कर दिया, और ट्रांसपोर्ट वालों ने मुझे कहा कि सर मैं लूंगा 2 लाख रुपए किराया। किसका? सिंगापुर को। गाड़ी यहां से सिंगापुर ट्रांसफर करने का किराया है 2 लाख, और हम प्रॉमिस करते हैं कि 1 महीने बाद ये गाड़ी सकुशल आपको सिंगापुर में हैंड ओवर कर देंगे। क्या ये प्रोमिसरी नोट है? यस सर। क्या ये बेटे प्रोमिसरी नोट है? जी। मैंने सिंगापुर घूमने का प्लान बनाया। मैंने सोचा कि मैं अपनी मर्सिडीज से तो यहां चलता ही हूं, मैं अपनी मर्सिडीज सिंगापुर भी ले जाता हूं तो मेरे टैक्सी का किराया बच जाएगा, तो वहां मर्सिडीज से ही घूमने का हो जाएगा, राइट? तो मैंने क्या किया, एक ट्रांसपोर्टर ढूंढा, उस ट्रांसपोर्टर को अपनी मर्सिडीज दे दी, और मर्सिडीज वो ट्रांसपोर्ट करवा देगा 30 दिनों में सिंगापुर में। और मेरा बाय चांस प्लान ही ऐसा है कि 1 महीने बाद ही मैं घूमने जा रहा हूं। वो कहता है कि ना सर 30 दिन बाद मैं आपको हैंड ओवर दे दूंगा इस मर्सिडीज का इन दी सिंगापुर। तो उसने प्रॉमिस करके एग्रीमेंट कर लिया मुझसे, प्रॉमिस करके मुझे नोट कर दिया, स्टाम्प भी लगा दी, साइन भी कर दिए, मैंने भी साइन कर लिए, सब कुछ कार्रवाई होगी। क्या ये प्रॉमिसरी नोट है? पहले तो आपने 2 लाख रुपए इसके अंदर इन्वॉल्व बेटे मैंने कहा था कि उसने मुझसे 2 लाख रुपए लेने हैं इस सर्विस के लिए। क्या ड्राई क्लीन वाला मेरे मामे का लड़का है? क्या वो बिना पैसे के मेरे से बात कर लेगा? वो कहेगा कि सर पैसे तो लगेंगे, मैं 500 रुपए कपड़ा लूंगा सर, हाँ या ना? क्या रिपेयर वाला मेरे चाचे का लड़का है जो वर्कशॉप ऑन कर रहा है, वो भी क्या कहेगा सर जो कायदे से बिल बनेगा वही बिल मैं चार्ज करूंगा, हाँ या ना? ये बात समझ आ रही है? सामने वाले ने प्रॉमिस क्या किया है कि मैं आपके गुड्स वापस दे दूंगा, सकुशल अवस्था में दे दूंगा, हाँ या ना? क्या ये प्रॉमिसरी नोट है? नहीं। क्या है फिर ये? बेटे ये तो बड़ा ही जनरल आंसर है, ये तो कॉन्ट्रैक्ट है सर। बेटे इसका ये जो है, जो जैसे मैं हूं, मैंने गाड़ी दी वर्कशॉप में, मैंने अपने कपड़े दिए ड्राई क्लीन करने के लिए, मैंने सिंगापुर में गाड़ी दी, तो मैं कौन हूं? बेलर। और वर्कशॉप वाला, ड्राई क्लीन वाला या वो ट्रांसपोर्टेशन वाला है कौन? बेटे भूल गए थे क्या आप? ये है कौन सा कॉन्ट्रैक्ट? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ। क्या आप जानते हैं इसको? बाई चांस नहीं भी पढ़ा हुआ तो आप पढ़ लेंगे, सिलेबस में है, आई थिंक सिलेबस में है आपके, पढ़ लेंगे आप तो। इसका मतलब क्या है, अगर कोई ऐसी बातों का प्रॉमिस किया गया है तो प्रॉमिसरी नोट नहीं है। इज दैट ओके? मैं एक और एग्जांपल करना चाहता हूं। आई promise to pay ₹10 lakh and सोचने दो, मर्सिडीज का ये एग्जांपल है, मर्सिडीज का ही ले लेते हैं ना। एंड मर्सिडीज टू मिस्टर बी आफ्टर 10 days। मैंने क्या लगा दिया, ये स्टाम्प लगा दिए बेटे, और ये कर दिए हैं साइन। मैंने आपको प्रॉमिस कर दिया है कि मैं आपको 10 लाख रुपए पे कर दूंगा अलोंग विद माय मर्सिडीज आफ्टर 10 days। क्या ये प्रॉमिसरी नोट है? क्या ये प्रॉमिसरी नोट है? दिक्कत कहां, समझ कहां नहीं आ रहा? सर इसमें
सिर्फ पैसे की बातचीत नहीं है, इसमें गुड्स की भी बातचीत आ गई है। ये वादा, ये नोट, ये प्रॉमिसरी नोट नहीं है, हाँ या ना? सर अगर जी। हम मर्सिडीज को उसकी मनी वैल्यू के साथ लिखें, मनी वैल्यू बोले तो मर्सिडीज जिसने की मतलब मर्सिडीज 10 लाख की, अरे 90 कर लो यार, लो नाराज ना हो। हाँ, अगर ऐसे लिखें तो फिर तब भी जायज नहीं है कि ये प्रोमिसरी नोट मैं है। मर्सिडीज हैंड ओवर कर रहा हूं या 90 लाख हैंड ओवर कर रहा हूं? मर्सिडीज जो 90 लाख की है वो आप हैंड ओवर कर रहे हो। मर्सिडीज हैंड ओवर कर रहा हूं, 90 लाख नहीं हैंड ओवर कर रहा हूं। कोई बात नहीं बेटे, आइए नए एग्जाम्पल पे। आपको पारस इंस्टीट्यूट से मान लीजिए डिस्काउंट कूपन दिए जा रहे हैं। मान लीजिए पारस, आप शॉपिंग करने जाते हैं, आजकल ना रिलायंस ट्रेंड्स वालों का नया ट्रेंड आया है, वो ना डिस्काउंट कूपन देते रहते हैं कि 5,000 की शॉपिंग करोगे तो ये कूपन लगा देना, 200 रुपए ऑफ हो जाएंगे। तो वो जो जब आप शॉपिंग करने जाते हैं, क्या उन कूपन्स की कोई वैल्यू कंसीडर करते हैं? आप ये कहते हैं कि 200 रुपए मिल रहे हैं या कूपन मिल रहे हैं, क्या कंसीडर क्या करते हैं? दिमाग में कैलकुलेशन कैसे करते हैं? सर कूपन है, नेक्स्ट परचेज पे इस कूपन को मैं कन्वर्ट कर लूंगा। और कई कूपन तो ऐसे होते हैं जो कन्वर्ट भी नहीं होते, जो एक स्पेसिफिक आइटम परचेज पे ही लगते हैं। तो मैं क्या सोचता हूं, मर्सिडीज आ रही है या पैसे आ रहे हैं? मर्सिडीज आ रही है, हाँ या ना? इट मीन्स इट इज अ नॉट अ नेगोशिएबल, सॉरी नॉट अ प्रॉमिसरी नोट। इज दैट ओके? हम कौन से पॉइंट तक पहुंच गए थे? 8। आइए पॉइंट नंबर 9। पेई कौन होता है बेटे? हु इज एंटाइटल्ड टू टेक दी पेमेंट, हु इज एंटाइटल्ड टू टेक दी पेमेंट, दैट विल बी टर्म्ड एज दी पेई। पेई मतलब जिसको पैसे मिलने हैं, जिसके पास राइट है पैसे रिसीव करने का। क्या पेई सर्टेन होना चाहिए? यस सर, सर्टेन मतलब याद कीजिए प्रॉमिसरी नोट की डेफिनेशन। पहले क्या कहा था? टू अ सर्टेन पर्सन, मतलब प्रॉमिसरी नोट इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग इन विच मेकर मेक्स एन अनकंडीशनल अंडरटेकिंग टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी टू पहला सर्टेन पर्सन, मतलब पहला सर्टेन पर्सन होना चाहिए। दूसरा, और हिज ऑर्डर मतलब उसके ऑर्डर पे पेमेंट कर देनी चाहिए। मतलब पे, मान लीजिए रामफल है, रामफल ने कहा कि मेरे ऑर्डर पे ये पेमेंट श्यामफल को कर दो, तो पेमेंट जाएगी किसको? श्यामफल को। और बीरर ऑफ इट, बीरर ऑफ इट, सर ये बातचीत नहीं समझ आ रही है सर। सर बीरर का एग्जाम्पल दे दीजिए सर। बेटे क्या आप बीरर का एग्जाम्पल लेना चाहते हैं? क्या मैं एक नोट दिखाऊं आपको? नहीं सर, मैं नहीं दिखा सकता। आपके पास करेंसी का नोट है? करेंसी के नोट पे क्या लिखा होता है? आई प्रॉमिस टू पे, मैं धारक को 100 रुपए अदा करने का वचन देता हूं। नीचे किसके साइन है? गवर्नर की। क्या ये भी प्रॉमिसरी नोट है? सर दिखने से तो लग रहा है, हाँ या ना? अब वो नोट मेरी जेब से निकल के आ गया है आपकी जेब में, तो क्या आप उसको खर्च करके आप कुछ सामान खरीद पाएंगे? अब वो चला गया है दुकान वाले की जेब में, क्या वो उस पैसे को यूज कर पाएगा? इसका मतलब क्या उस नोट पे, करेंसी नोट पे कोई नाम लिखा हुआ है? मतलब कि सिर्फ स्पेसिफिक पर्सन ही उसे यूज कर पाएगा, ऐसा कुछ नहीं है ना? इसका मतलब है जिसके हाथ में नोट उसके पास इसकी वैल्यू ट्रांसफर, हाँ या ना? मेरे हाथ में नोट है वो 500 रुपए का, तो मैं खरीद सकता हूं सामान। आपके हाथ में नोट है तो आप 500 रुपए का सामान खरीद सकते हैं। किसी और के हाथ में है तो कोई और 500 रुपए का सामान खरीद सकता है, हाँ या ना? इट मीन्स इट इज अ बीरर इंस्ट्रूमेंट। इज दैट ओके? क्या ये बात समझ आ रही है कि वो बीरर इंस्ट्रूमेंट है, हाँ या ना? क्या? अच्छा, बीरर इंस्ट्रूमेंट 3 चीजें। पहला, टू अ सर्टेन पर्सन, टू ऑर्डर ऑफ द सर्टेन पर्सन। तीसरा, अगर कोई प्रैक्टिकली प्रॉमिसरी नोट बीरर के नाम लिखा गया है तो उसे बीरर जिसके हाथ में है वो पैसे ले सकता है, हाँ या ना? हालांकि इसका एक एक्सेप्शन है, हम चर्चा करेंगे कुछ समय बाद, या तो नेक्स्ट क्लास में या उससे नेक्स्ट क्लास में। इससे संबंधित एक बातचीत पेंडिंग है, राइट? वो मैं समय आने पे लिखवा दूंगा। अभी तक सिर्फ 3 बातें याद कीजिए। पे मस्ट बी अ सर्टेन पर्सन, या फिर पेमेंट किसको होना है? ऑर्डर पे होना है पे के, या फिर बेरर को होना है। इज दैट ओके?
I promise to pay rupees 1 lakh after 1 month. क्या ये वैलिड प्रोमिसरी नोट है? काहे वैलिड नहीं है भैया? सर पे ही है ही नहीं। बेटे क्या वर्ड सिखाया है मैंने? अगर मेरे हाथ में है वो ये नोट, तो क्या मैं मेकर से मांग नहीं सकता पैसे? मेरी बात समझ पा रहे हो, हां या ना? या ये वैलिड इंस्ट्रूमेंट है? यस सर, इंस्ट्रूमेंट वैलिड है। मैंने यहीं तक समझाया है, इंस्ट्रूमेंट इज स्टिल वैलिड। इसके बाद की बात बताऊंगा बाद में, ठीक है सर? और एग्जांपल दो। आई प्रॉमिस टू पे टू बीरर, क्या ये वैलिड इंस्ट्रूमेंट है? यस सर। ऊपर आपने किसी का नाम नहीं लिखा, नीचे आपने लिख दिया कि बीरर को पे कर दूंगा। जिसके हाथ में ये इंस्ट्रूमेंट होगा या जो इंस्ट्रूमेंट ड्यू डेट पे ये पे मेकर के पास लेके जाएगा, उसको पेमेंट मिलने का अधिकार हो जाएगा, हां या ना? इससे संबंधित एक चर्चा रहती है, वो चर्चा मैं एक्सेप्टेंस के कानूनों के साथ करवाऊंगा। जब एक्सेप्टेंस के कानून पढ़ेंगे तब बातचीत करेंगे, हां या ना? तो इसके बारे में ज्यादा डीप एनालिसिस नहीं करना है। इज दैट ओके? क्या हम आगे चल सकते हैं? आइए फिर। बेटे मैंने क्या कहा? क्या ये प्रोमिसरी नोट है? क्या ये प्रोमिसरी नोट है? कहाँ है आप भाई? अच्छा सर, वो बियर मेंशन होना जरूरी नहीं है? नहीं, कोई जरूरी नहीं है। करेंसी पे क्या मेंशन है? करेंसी पे आई पेड, आई विल पे, ऐसा क्या लिखा हुआ है करेंसी नोट में? आई प्रोमिस टू पे रुपीज 10,000, क्या बीरर लिखा है? सर, लेकिन आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, करेंसी नोट आर नॉट दी प्रोमिसरी नोट। बेटे सर, ऐसे जज्बात 1 मिनट में कैसे चेंज हो गए हैं? सर आपका आरबीआई, सर आरबीआई ये क्या होता है सर? सर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मना करता है प्रोमिसरी नोट, करेंसी आर नॉट दी प्रोमिसरी नोट। और इवन प्रोमिसरी नोट की डेफिनेशन भी कहती है एक्सेप्ट दी करेंसी नोट्स। मैं पढ़वाऊंगा तब बातचीत कर लेंगे। इज दैट ओके? आइए बेटे नए टॉपिक पे चलते हैं। ये तो था कल की, आज बोलो गुड मॉर्निंग। टॉपिक तो आज से अब से शुरू है। आइए, हाँ जी, कौन ले रहा है डाउट? हाँ, प्रोमिसरी नोट में सर्टेन सम और टू अ सर्टेन पर्सन होता है, तो सर फिर इसमें सर्टेन पर्सन तो है ही नहीं। किसमें? बीरर में। बेटे पहली बात क्या थी कि पेई मस्ट बी अ सर्टेन। सर्टेन का मतलब ये है जो बीरर है वो भी सर्टेन ही पर्सन है, कोई भी आ सकता है। मेरे हाथ में है तो मैं आ सकता हूँ पेमेंट लेने। ये डेफिनेशन ही बताती है प्रोमिसरी नोट की। बट सर सर्टेन का मतलब आपने सम में बताया था कि डेफिनेट अमाउंट, तो फिर ये भी तो डेफिनेट पर्सन होना चाहिए। डेफिनेट पर्सन होना चाहिए। देखिए शब्दों का खेल है इसमें। अब आइए, ये प्रोमिसरी नोट है। आई प्रोमिस टू पे रुपीज 10,000 टू बी। क्या ये प्रोमिसरी नोट है? आफ्टर 10 डेज जो भी है। उसके बाद बी को पैसे मिलने हैं, बी ने पैसे देने थे सी के। क्या वो क्या करेगा? वो इस नोट को पलटेगा, लिखेगा एंडोस टू मिस्टर सी डी ई एफ जी एच, तो नीचे कर देगा साइन। फिर जिसके पास जाएगा वो लिख सकता है एंडोस टू बीरर, नीचे कर देगा साइन, या फिर एंडोसमेंट छोड़ देगा ब्लैंक। तो क्या ये इंस्ट्रूमेंट चेंज हो गया? यस सर, बीरर इंस्ट्रूमेंट है। शुरुआत में तो पे सर्टेन था, लेकिन उसके बाद बीरर इंस्ट्रूमेंट बन गया। मेरी बात समझ पा रहे हो? तो अभी सिर्फ टर्मिनोलॉजी चल रही है, बहुत ही बारीक चीजें चल रही हैं, बहुत सारी चीजें हैं जिनका मतलब बताना पेंडिंग है। अब इसमें बीरर इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, एंडोसमेंट क्या होती है, तो वेट करिए, जब सारी चीजें एक साथ आ जाएंगी सब समझ आ जाएगा। इज दैट ओके? आइए चलते हैं कहा सर, बिल ऑफ एक्सचेंज। बेटे एग्जाम्पल किसका लिया था मैंने?
चिंटू और चिंटी। चिंटू ने गुड्स बेच दिए कितने के? 2 लाख रुपए के। हाँ या ना? चिंटी सामान खरीदने आती है, शॉपिंग करने आती, कहती मैं सिंगापुर जाना है मुझे, तो मुझे 2 लाख के कपड़े खरीदने हैं। उन्होंने खरीद लिए हैं क्या? 2 लाख के कपड़े। तो चिंटू भैया पैसे मांगते हैं कि चिंटी से कि चिंटी बहन जी कृपया पैसे दे दीजिए, 2 लाख आपने सामान खरीदा है। चिंटी फिर दोबारा कहती है पैसे तो मेरे पास नहीं है। तो चिंटी कहती है कि भैया मैं पहले जैसा प्रोमिसरी नोट बनाना चाहती हूं, मैं खुद से प्रॉमिस करना चाहती हूं। चिंटू भैया नया नया नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पढ़ के आए थे। चिंटू कहते हैं कि चिंटी तुम्हारे झूठे वादों पे हमें कोई भी यकीन नहीं है, इस बार नया इंस्ट्रूमेंट देखेंगे, नया कुछ बातचीत करेंगे, तुमसे वादा नहीं करवाएंगे। हालांकि तुम्हें हम ऑर्डर देंगे, तुम्हें हम डायरेक्शन देंगे, इंस्ट्रक्शन देंगे। तुम्हारे वादे झूठे निकले थे, लेकिन अब उन वादों से तुम मुकर गई थी, लेकिन अब क्या करेंगे? अब तुम्हें ऑर्डर देंगे कि ये 2 लाख रुपए हमें पे कर दो। तो चिंटू भैया नाउ पहले प्रोमिसरी नोट में मैं चिंटी की तरफ था, अब बिल ऑफ एक्सचेंज में मैं कहा हूं? चिंटू की तरफ। मेरी बात समझ पा रहे हैं? क्या चिंटू को पैसे रिसीव करने हैं? यस सर। जब सामान बेचा है तो पैसे तो रिसीव कर, हाँ या ना? तो चिंटू क्या कह सकता है? चिंटू लिख के दे सकता है आई ऑर्डर टू पे ₹2 लाख। बता चिंटी कितने दिन बाद पे करेगी? चिंटी कहती है 30 दिनों बाद, आफ्टर 30 डेज। और ये कर देगी क्या? स्टाम्प लग गई है और ये कर देगा कौन? साइन कौन करेगा बेटे? बेटे पहले साइन कौन करेगा? चिंटू करेगा, चिंटी करेगी? सर सबसे पहले ये ऑर्डर कौन दे रहा है? चिंटू। किसको दे रहा है? चिंटी को। तो जो ऑर्डर देगा वो साइन नहीं करेगा? करेगा सर। बेटे प्रोमिसरी नोट नहीं है, ऑर्डर किसने दिया? जब भी कोई ऑफिशियल ऑर्डर आता है, आप देखते हैं ना गवर्नमेंट के अधिकारी के, किसी गवर्नमेंट अधिकारी के साइन होते हैं, इसका मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी है एनफोर्समेंट कराने की। यहां पे एनफोर्समेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? चिंटू की। वो ऑर्डर कर रहा है हाँ या ना? तो इसका मतलब ये चिंटू के साइन है। इज दैट ओके? अच्छा, प्रोमिसरी नोट में वो नोट कौन रखता था? जब प्रोमिसरी नोट वाला एग्जाम्पल था, चिंटू रखता था, चिंटी रखती थी? चिंटू रखता था ना। क्यों? क्योंकि चिंटी ने लिख के दिया था प्रॉमिस टू पे। लेकिन ये जो नोट है ये बनाया किसने है? चिंटू ने। किस पर बनाया है? चिंटी पे। तो साइन किसको बोलेगा कि चिंटी मैं ये नोट लिख रहा हूं, एक्सेप्ट करो, रिकॉग्नाइज करो, हामी भरो। चिंटू ऑर्डर कर रहा है, क्या आप मान लोगी मेरा ऑर्डर? चिंटी कहती है हाँ जी मैं मान लूंगी ऑर्डर। हाँ या ना? एक्सेप्ट करने के लिए बोलेगा ना हाँ या ना? और फिर ये नोट रखेगा कौन? चिंटू रखेगा। चिंटी क्यों रखेगी? रखेगा कौन ये नोट? चिंटू। और कल को अगर चिंटू को किसी के पैसे देने हैं तो वो कहेगा मुझे चिंटी से 2 लाख रुपए लेने हैं, ये नोट ले जा भाई, और उसे दिखा दियो कि चिंटी आपको पैसे दे देगी 2 लाख। हाँ या ना? तो इस केस में अभी 2 ही एग्जांपल। अच्छा, बिल ऑफ एक्सचेंज में देयर कैन बी 3 पार्टीज, देयर कैन बी 2 पार्टीज। सबसे पहले मैंने एग्जांपल लिया 2 पार्टीज वाला, 3 पार्टी वाला भी एग्जांपल आएगा। जस्ट मैं आज ब्रीफ डिस्कशन कर रहा हूं, डिटेल डिस्कशन करूंगा नेक्स्ट क्लास में, या अगर आप ब्रेक 15 मिनट एक्सटेंड कर सकते हैं तो मैं इसे डिस्कस कर देता हूं डिटेल में। इज दैट ओके? बेटे कभी हाँ भी भर लिया करो कि यार सर आज तो ज्यादा पढ़ने का मन कर रहा है। आइए, इस केस में चिंटू का क्या नाम है? हाँ, इसमें चिंटी मना भी तो कर सकती है। बेटे बिल्कुल मना कर सकती है चिंटी। अगर चिंटी ने मना कर दिया मैं किसी के दायरे के अंदर नहीं हूं, कोई भी बातें किसी का ऑर्डर नहीं, मैं अपने पापा का ऑर्डर नहीं मानती, तुम्हारा ऑर्डर कैसे मान लूं? तो क्या ट्रांजैक्शन होगी? मेरी बात समझ पा रहे हो? जैसे प्रोमिसरी नोट में अगर पेई ने एक्सेप्ट नहीं किया वो प्रोमिसरी नोट, तो ट्रांजैक्शन हो जाएगी? नहीं होगी। ऑर्डर के बाद भी मुकर गई वो। सॉरी बेटे, ऑर्डर के बाद, ऑर्डर लिखवाया ही तब जा रहा है जब उसने ओरल एक्सेप्टेंस दे रखी, हाँ जी मैं आपका ऑर्डर मान लूंगी, आप लिख के दे दो मैं एक्सेप्ट कर लेती हूं। अभी सिर्फ प्राइमा फेसिया है, समझ आ रहा है नहीं? कंफ्यूजन क्या है?
ऑर्डर को मना भी कर सकती है। वो बोलते कि जब एक बार एक्सेप्टेंस आ गई है, जब चिंटी ने हामी भर दी है, तो क्या कोर्ट के दरवाजे खुले हैं? वो बाद में झूठ बोलते कि मैंने तो एक्सेप्ट। बेटे लिखित में ये कंसेप्ट है, ये कानून है एक्सेप्टेंस के कानून। वो एक्सेप्टेंस के कानून थोड़े दिन बाद नहीं, थोड़े घंटे की क्लासेस के बाद आएंगे, उसमें बताऊंगा एक्सेप्टेंस क्या होती है, कितने टाइप की होती है, किस तरह देना होता है। समझ आ रहा है? तभी मैंने कहा था धीरे धीरे स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। सारी चीजें आएंगी, जब मिल जुला के पढ़ोगे तब समझ आना शुरू होगा। ये सिर्फ बेसिक एग्जांपल है। चिंटी ने हामी भर दी है कि यस सर मैं ऑर्डर मान लूंगी, और चिंटू ने लिख दिया है आई ऑर्डर टू पे। किसको? मुझे, चिंटू को ही पे करना 2 लाख रुपए आफ्टर 30 डेज, 10 डेज, 15 डेज, वट एवर द डेज इज राइट। इसमें चिंटू को क्या कहा जाता है? चिंटू को कहा जाता है ड्रोवर। और चिंटी कौन है? ड्रोई। ड्रोई वो पार्टी है जिस पर ये बिल ऑफ एक्सचेंज लिखा जाता है। क्या हमेशा बिल दूसरों पे फाड़ा जाता है? जैसे आप करते हैं कि सर मेरी गलती तो नहीं थी, गलती तो साथ वाले की थी, आप भी तो दूसरे पे बिल फाड़ रहे हैं। तो इसीलिए चिंटू ने बिल किस पे फाड़ा? चिंटी पे। तो ड्रोई कौन? चिंटी। और ड्रोवर कौन? चिंटू। और मजे की बात सुनिए, पेई कौन? पेई भी है चिंटू, पेमेंट लेने का अधिकार। हाँ जी सर, आपने इसी एग्जाम्पल में बोला था कि जो चिंटू है ना वो भी साइन करेगा, वो बात क्लियर कर दो इस केस में। यस सर, इसी एग्जाम्पल में बोला था आपने। बोला था नहीं, बोल रहा हूं। ओके सर, क्लियर कर दो ये बात। आई ऑर्डर टू पे ₹2 लाख, ये है चिंटू के सिग्नेचर। बेटे जब आप चिंटी को ऑर्डर करेगा, लिखित में कुछ ऑर्डर करेगा, क्या बिना साइन के मान लोगे? क्या बिना साइन के मान लोगे? जब भी आप कुछ ऑर्डर करते हैं तो क्या बिना साइन के वो इंस्ट्रूमेंट वैलिड होता है? नहीं सर, वो होता है इनकम्प्लीट। रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली आपने। हाँ जी सर, इंस्ट्रूमेंट है वो तो मतलब चिंटू के पास ही रहेगा ना? मैडम मैं अब ये जो एग्जाम्पल है, ये जब 3 पार्टियों का समझाऊंगा ना एग्जाम्पल, तब अच्छे से समझ आएगा। इसमें क्या है, चिंटू ने ऑर्डर कर दिया कि 30 दिन बाद मुझे 2 लाख रुपए दे देना। किस लिए दे देना? मेरे से जो गुड्स खरीदे गए हैं। बातचीत नहीं, बातचीत नहीं। ये कंफ्यूजन आएंगी, किसी को भी आ सकती हैं। तो वो जब ऑर्डर कर रहा है, ड्रोवर ऑर्डर कर रहा है, जब लिखित में उसको ले रहे हो तो लिखित में बिना साइन काम चला लोगे क्या? तो जिसने बनाया किसने है? चिंटू ने। तो क्या चिंटू के साइन नहीं होंगे? चिंटू स्टाम्प भी लगवाएगा, साइन भी लगवाएगा, लीगल पेपर भी होगा। हाँ या ना? समझ आई बातचीत? हाँ सर, इसमें दोनों चिंटू और चिंटी के दोनों के साइन होंगे ना? सर ये साइन किस किस के होंगे इसके बारे में थोड़ा वेट करेंगे। हो सकता है चिंटी मना कर दे कि मैं साइन नहीं करूंगी, हो सकता है कंडीशनल साइन करेंगे। ये सब एक्सेप्टेंस के कानूनों से संबंधित है। एक्सेप्टेंस जब आएगी तब मैं समझाऊंगा चिंटी को जरूरत है साइन करने की या बिना साइन करे चल जाएगा मामला। इज दैट ओके? चिंटू के साइन तो फिक्स रहेंगे। हाँ जी, चिंटू के साइन के बिना ये इंस्ट्रूमेंट कंप्लीट ही नहीं है। हाँ या ना? तो अभी तक ये बातें यहीं तक हैं। इसके बारे में डिटेल चर्चा करेंगे बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में। जब 3 पार्टियां होंगी तब अच्छे से समझ आएगा। आज सिर्फ मुझे ड्रोवर और ड्रोई और पेई, ये 3 शब्दों। आज की कक्षा यहीं समाप्त करते हैं। जितना पढ़ाया है उतना रिवाइज करके आएंगे। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। नेक्स्ट क्लास में ओके, टाटा, बाय बाय।